अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान अमेरिका तनाज़े में अब मानी खेज़ मौका, मानी खेज़ जो वक्त है वो चल रहा है। मैं उसे कहूँगा डिसीजन के करीब है अमेरिका और ईरान दोनों, क्योंकि इधर इट विल लीड टुवर्ड्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक जामे जो अमन माहिदा है वो मार्ज़ वजूद में आ सकता है। वजह यह बनी कि अमरीकी सदर के दौरे चीन के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था। जल्द अमरीकी सदर जो हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ईरान के दौरे पर हैं, तीसरा दिन है, मुसलसल उनकी क़यादत से रब्ता कर रहे हैं। 5 निकात पर मबनी तजावीज़ का तबादला हुआ। उसके बाद आज ईरानी मीडिया कह रहा है कि 14 नई तजावीज़ हैं जो ईरान ने दी। खुलासा उसका ये है कि फौरी तौर पर जंग ख़त्म की जाए और पाबंदियाँ ईरान पर उठाई जाएँ। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि ईरानी तेल पर जो पाबंदियां अमेरिका ने आयद की हैं वो आर्जी तौर पर उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसके बरअक्स जो सूरत हाल है वो खौफनाक है। वो ये है कि कुछ इसराइली मीडिया जो है I-13 चैनल या दीगर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बड़े जो जंगी कारगो हैं अमेरिका के, वो दर्जनों के हिसाब से इसराइल के मुख्तलिफ अहम शहरों में लैंड किए हैं साजो सामान के साथ। और फिर इस बीच में नेतन्याहू और ट्रंप की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि एक नए हमले की तैयारी भी हो रही है साथ पैरेलल। तो एग्जैक्टली अब शेप अप क्या करेंगी चीज़ें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इस पूरे तनाज़े में इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की सालिसी आपके सामने है। आपसे कुछ देर पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, तो कोशिशें की जा रही हैं। इस सब पर बात करते हैं और फिर बिलखुसूस आज हम जो इंडियन आर्मी चीफ़ की रिसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं उनका जायज़ा भी लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ अप टू। क्या सिर्फ जनता को प्लीज़ कर रहे हैं या एक मोमेंटम बना रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग का। इन मौजूद बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सीनियर इंटरनेशनल अफेयर्स के डॉक्टर कमर चीमा साहब। हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, इन दिनों वैसे भी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो अमेरिका की पल्स भी वहाँ से उनसे लेंगे और इन मौजूद के ऊपर उनकी राय भी आपकी खदमत पेश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो बड़ी ही वल्नरेबल सिचुएशन इस वक्त आन पहुँची है। एक बड़ा थिन सा एक धागा है जिसके ऊपर दोनों ममालिक जंग बंदी पे खड़े नज़र आते हैं। सो एज ऑफ नाउ क्या मुज़ाकरात और मुआहदे को जगह मिलेगी या जो जंग की तैयारी इसराइल में कार्गो भेज के की जा रही है वो इन एक्शन आएगी? देखिए जामी साहब, मुझे ये लगता है जैसे आपने कहा है कि सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है, ये बिल्कुल सही है। और ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि जो सीज़ फायर है वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना गए तो बहुत सारा मीडिया, इंटरनेशनल ओपिनियन उधर डाइवर्ट हो गई थी कि क्या होने जा रहा है, क्या निकलेगा, और लोगों की अटेंशन जो है वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पे खत्म हो गई। देखिए 3 सिनेरियोस हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि या तो कुछ ना कुछ एक डील निकल आएगी जो इस सिचुएशन के अंदर। देखिए पाकिस्तान ने भी आज रॉयटर्स कोट कर रहा है कि ये बताया है कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं और फैसला लेना पड़ेगा दोनों साइड्स को कि उन्होंने किस डायरेक्शन पे जाना है। तो 3 सिनेरियोज़ मैं देखता हूँ। या तो देखिए पहली बात तो ये है कि सीज़ फायर हो जाएगा, इसको एक डील हो जाएगी, ठीक है जी। या एक और इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, या एक अमेरिका के अंदर एक और डोमेस्टिक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। इंटरनेशनल क्राइसिस से मुराद ये है कि आजकल आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर रही है क्यूबा के ऊपर। अगर क्यूबा के ऊपर वो कोई ऐसी एडवेंचरिज्म करते हैं जैसे इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर की, तो एक वक़्त के लिए ईरान अमेरिका जो डायलॉग हो रहा है इसके ऊपर थोड़ा पर्दा पड़ जाएगा और जो डिफरेंसेस हैं शायद वो सॉल्व हों। एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि शायद डोमेस्टिकली चीज़ों को ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मसरूफ हो जाए और अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तीसरा ये है कि कोई डील हो जाए और चौथा ज़ाहिर बात है अगर ये नहीं है तो फिर एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है। अदरवाइज़ इस वक़्त ट्रंप साहब के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो होने की वजह से उनको बड़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं और वो ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे वो चल चल रहा है। अभी मोहसिन नकवी साहब का जो विज़िट है, ज़ाहिर बात है वो वहाँ पल्स लेने गए थे, वो मैसेजिंग करने गए थे, वो उनको अंडरस्टैंड करने गए थे। वहाँ से चीज़ें समझ के आए होंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में डेवलप हो रही है। और आपने देखा होगा मार्को रूबियो ने भी कहा कि हमने जो है वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो हमें वो
बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उस पे उनकी बात की कदर करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको अमेरिका ने रोक दिया था पाकिस्तान के कहने पे, बिकॉज़ वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि डील होने वाली है। इट मीन्स कि शायद पाकिस्तान जो उनको मैसेजिंग कर रहा था, जी। वो ज़ाहिर बात है ईरान को अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, उस हवाले से कह रहा था, लेकिन चीज़ें वैसे साबित नहीं हो रही। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है फिलहाल। तो आप चूंकि अमेरिका में भी हैं, आपने क्यूबा वाला जिक्र भी कर दिया, तो क्या ये एक डेविएट करने की कोशिश होगी अपनी लोकल ऑडियंस को, जो ऑलरेडी ईरान जंग के हक में उस तरह से नहीं है? पोल जितने भी आ रहे हैं वो ट्रंप की ईरान पॉलिसीज के अगेंस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर साहब। देखें, लार्जली तो ये महसूस होता है कि ट्रंप साहब को डोमेस्टिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं होती। दूसरी बात ये है कि महंगाई तो यहाँ पे है, लोग अब कहते हैं कि महंगाई है, लोगों की गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, उनकी वजह से बाकी भी लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि चीज़ें महँगी हैं। चौथी चीज़ सारी बात ये है कि लोग प्रेशर मीडिया रोज़ाना सुबह सवाल करता है, हम्म। ठीक है? और वो पूछता है कि हाँ जी, अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? चाइना से तो कोई डील नहीं आई। स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए, जैसे ही ट्रंप साहब वापस अमेरिका के अंदर आए, अमेरिकन स्टॉक्स गिर गए नीचे, बिकॉज़ कोई डील ब्रेक थ्रू नहीं हुई, कुछ चीज़ें नहीं बेच के आए, कोई बड़े-बड़े सौदे नहीं करके आए, जिससे ये पता हो कि अमेरिका जो है वो चाइना जो है वो अमेरिका से बहुत कुछ खरीदेगा। जैसे आपको याद होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस मुल्क के साथ डील करती थी, वो कहते जी ठीक है जी, जैसे इंडिया के साथ डील की जी, $500 अरब इन्वेस्ट करेंगे, ये हमसे खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे, जेट्स के ऑर्डर देंगे। तो ऐसी चीज़ तो नहीं आई, तो ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है। चाइना, आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंप्रेशन यहाँ पे है कि चाइना के साथ जिस अंदाज़ में बात की, ये ट्रंप साहब का एक नया रूप है। ये रूप हमने दुनिया में पहले नहीं देखा। हम्म। यूरोप के साथ बात करते हुए, ईरान के साथ बात करते हुए, हर एक के साथ बड़े एग्रेसिव हैं। नहीं। डोमेस्टिकली अपनी पोजीशन, मीडिया को बड़े सख्त लेते हैं। लेकिन चाइना के साथ इतने प्यार से क्यों बात की है? तो इट मीन्स हम्म। कि वो जैसे कहते हैं, हैज़ ही ब्लिंक्ड? सो इट मीन्स कि ये फैक्टर भी इसको यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। सो अब देखना यह है कि ट्रंप साहब को क्या एक सेफ एग्जिट मिलता है कि नहीं मिलता, और इरानियंस अगर ये महसूस करते रहते हैं कि ये सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा और वो प्रोलॉन्ग करते हैं, तो जैसे आप कह रहे थे, तो जंग का खतरा बिल्कुल मंडला रहा है। मैं इसको 100% इस चीज को वैल्यू देता हूं कि दोबारा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहेगी कि हम एक दोबारा मिलिट्री जो स्ट्राइक्स हैं वो करें। अब ये देखना है, जारी बात है, ईरान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो क्या हम्म। इसमें देखते हैं। तो वो समझते हैं कि हम जंग को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर देंगे, हम जीसीसी ममालिक पे हमला करेंगे, ये कौन सा स्टेट ऑफ हार्मस हमसे खिलवा सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली ईरान को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पे अगर अमेरिकन दोबारा स्ट्राइक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्या वो ईरान का बिहेवियर चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? और दूसरी, जो लंबी चौड़ी कोई कंसेशंस अमेरिकन दे नहीं रहे ईरान जी को, जी 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 ये भी जी। पॉइंट बड़ा है। हम्म। जो 5 पॉइंट रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जी हम आपको कोई जो वो पैसे नहीं देंगे आपको जंग के हवाले से, आप हमें ये यूरेनियम जो है वो दें। अब ईरानियन कैसे वो यूरेनियम उनको दे सकते हैं? सिर्फ एक फैसिलिटी आप चला सकते हैं, आपके हम्म। फ्रोजन एसेट्स भी हम आपको नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान के लिए भी स्पेस कम नजर आ रही है, तो ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है। अब यहाँ से निकलना कैसे है, मेरा ख्याल है यही बात शायद पाकिस्तान भी एक्सप्लेन कर रहा है। आज शायद रॉयटर्स वगैरह ने कोट किया है कि पाकिस्तान ये समझता है कि दोनों पार्टीज के पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है अपने डिफरेंसेस कम करने का। इट मीन्स कि चीज़ें फर्दर किसी एस्केलेशन की तरफ जा सकती हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखें ट्रंप ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दी है वो तो ये क्लॉक इस ईरान के लिए उन्होंने जो बात की थी, और फिर इनकी ट्रू। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है जिसमें जंग की ऑप्शन का गौर किया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि इस बीच में नेतन्याहू और ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता भी होता है, और चौथा मैंने बताया कि कार्गो प्लेन्स वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। सो इन चार चीज़ों को देखा जाए तो इसका मतलब है कि जंग की पैरेलल तैयारी हो रही है और ऐसी ऑप्शंस टेबल पर रखी जा रही हैं ट्रंप के सामने। सिंस यू आर इन अमेरिका, आपको लगता है कि इंटरनल प्रेशर के बावजूद ट्रंप दोबारा वसी पैमाने पर हमला करने की ऑप्शन लेंगे? देखिए, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास फेस सेविंग ना हो, तो आप फिर एक नई थ्योरी भी बना सकते हैं। हम्म। तो उसके चांसेस भी मौजूद हैं।
इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए। देखिए अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। फॉर एग्जांपल आजकल ये फोकस हो रहा है कि जी हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है, $1.5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। ये एक जनरेशनल डाउन पेमेंट है। तो इट मीन्स कि वो जो डिफेंस लॉबी है वो बड़ी खुश होगी कि ट्रम्प जो है वो अगर डिफेंस बजट 950 हजार अरब डॉलर से डायरेक्ट 500 600 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दें, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है जो पावरफुल है, जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, शायद वो इससे जो है वो इसको अप्रिशिएट करेगी। तो वो ये जो जनरेशनल डाउन पेमेंट कह रहे हैं कि हमें अगले कुछ अर्सा हर साल जो है वो 500 600 अरब डॉलर इनोवेशन पे लगाना पड़ेगा, नए प्लेटफॉर्म्स पे लगाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन या एक हालात ऐसे बन सकते हैं यहाँ पे। गो के आपको नजर आ रहा होगा इजरायली साइड से एक साइलेंस है, लेकिन अमेरिकन साइड पे प्रेशर है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो फैसले करने हैं इन्होंने करना है। तो ट्रम्प साहब के ऊपर एक प्रेशर तो मौजूद है, क्योंकि इस वक्त फोकस सारा यहाँ पे। अगर चाइना से कोई डील मिल जाती, तो बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, तो ट्रम्प साहब उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते। इवन के देखें चाइनीज ने स्मार्ट खेला है, उन्होंने पर्सनली ट्रम्प की बहुत इज्जत की, लेकिन फाइनेंशियली उनको कुछ नहीं दिया। तो ये चीज जो है कि वो अब जाके तनकीद भी उस तरह नहीं कर सकते, और ये कह भी नहीं सकते मुझे ये कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की सिचुएशन है, तो उनके पास दोबारा या तो क्यूबा और साउथ अमेरिका में चीजें कुछ करने को रह जाएंगी, और या फिर जो है वो वापस मिडल ईस्ट पे फुल अपनी अटेंशन करेंगे, क्योंकि कैंपेन में क्या स्लोगन लेके जाना है, ये भी एक क्वेश्चन है। वो कि उनकी पॉपुलैरिटी और वो चीजें कम है, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इज अ पॉलिटिशियन, स्मार्ट आदमी है। आप वो उन्होंने 2 दफा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने हैं, तो उनके पास कार्ड्स तो हैं कि मैंने डोमेस्टिक ऑडियंस को या लोगों को कैसे मोबिलाइज करना है उनके अपनी फेवर में। डॉक्टर साहब, ये चीज़ आपने नोट की होगी, अब बिलाशुबा अमेरिका के सिस्टम मुख्तलिफ है, बेहतर भी है कई ममालिक से, कि अब बड़ा आउटराइटली अब अमेरिकन मीडिया, इवन जो प्रो ट्रम्प है, वो भी उनकी ईरान पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लिख रहा है और बोल रहा है। तो वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स का या इंटेलिजेंसिया का जो डिस्कोर्स है, वो बड़े अरसे बाद हमें लग रहा है कि वो ट्रम्प साहब के ख़िलाफ़ वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ये मामूल की एक्सरसाइज है अमेरिकी सिस्टम में, या बहुत बड़ा झटका है ट्रम्प के लिए, क्योंकि सिस्टम उनके ताबे था, एजेंसियों के इदारों के सरबराहान मर्जी से लगाए, उन्हें तब्दील किया गया, मीडिया को बैश किया गया, लॉ सूट फाइल किए गए। इस पे क्या नज़र है आपकी? देखिए आपको पता है कि जो लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे अदर देन ट्रम्प साहब, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे। वो एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करते थे, और वो बड़ी एक उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। ट्रम्प साहब एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं, वो उस फ्रेमवर्क से नहीं आते। वो उनको देखें, आप जब आते ही मीडिया को टारगेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो समझते हैं कि मुझे इस मीडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे, उनको पता था कि जिस तरह की उनकी सोच है, मुझे मीडिया ने, थिंक टैंक्स ने मुझे कुछ नहीं देना इन्होंने। तो वो उन्होंने आते ही उनको हिट किया, अवाम के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने जो है वो बढ़ाया, और ये समझते हैं कि मैं अगर इनको टारगेट करता रहूंगा तो मुझे ये अगर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो ये तो मेरे पीछे पहले ही पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो वो चीज है। दूसरा, जिस अंदाज से मीडिया और थिंक टैंक कम्युनिटी है, वो बोल तो रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये एक डिफरेंट प्रेसिडेंसी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि उन्होंने आते ही डोज के जरिए जो चीजें यहाँ पे की, वॉइस ऑफ अमेरिका, यूएसआईपी, विल्सन सेंटर, बहुत सारी चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद दुनिया में चीजों को ये स्टडी नहीं कर रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो लेकिन उनका बिल्कुल मिजाज डिफरेंट है। उन्होंने अपने अलाइज खत्म कर दिए। उन्होंने कहा मुझे कोई इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया, जापान की, क्वाड की जरूरत नहीं है चाइना के साथ डील करने की। ये तो चाइना तो ऑलरेडी एक पावर है जो राइज कर चुकी है। तो चाइना के राइज को आपने कैसे काउंटर करना है? आपने तो उसको मैनेज करना है, और मैनेज हम अकेले कर सकते हैं। तो हमें उस अंदाज से चीजें लेके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेरी जाती राय में जो थिंक टैंक्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो ट्रम्प साहब पे तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फैसले रैशनल भी होते हैं। जो लेकिन बहुत सारे फैसले वो ऐसे भी करते हैं जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पर्सनल जो पसंद है उसको देख के भी वो करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, मैं इसके साथ साथ ये देख रहा हूँ कि अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि कुछ पेशरफ्त भी है साथ पैरेलल, जहाँ पे ये हॉस्टिलिटी की तैयारी है, वहाँ पे पेशरफ्त भी हो रही है।
कुछ अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ ईरानियन मीडिया नई तजावीज़ का वो कह रहे हैं 14 तजावीज़ हैं। अब उसमें अरब मीडिया ये मानता है कि यूरेनियम की मुकम्मल तखफ़ीफ़ की बजाय ईरान जो है उसने तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम की अफजूदी को मुंजमद करने पर इतफ़ाक़ कर लिया। ब्रॉडली स्पीकिंग मसले दो चार ही थे जिसके ऊपर ज़्यादा फड्डा था, चाहे वो जौहरी हथियारों का मामला हो या यूरेनियम का मामला हो। तो अब एक तीसरी ऑप्शन आई है कि यूरेनियम की अफजूदी को मुंजमद करने पर इतफ़ाक़, यानी हम ना रूस को देते हैं ना अमेरिका को देते हैं, ये कर लेते हैं। और इस बीच में सिफारतकारी अपने अरूज पर है। अभी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता है, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के वहाँ पे 3 दिनों से मौजूद हैं। और कल ही इन्होंने अब्बास इराक़ी साहब ने फ़्रांस और दीगर अहम जो ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारजा से बात की। सो ये ऑप्शन कैसी रहेगी? विल इट बी एक्सेप्टेबल फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? को पॉजिटिव जवाब आ सकता है या इट्स नॉट इनफ फॉर देम? देखिए, ईरानियों के लिए मसला ये है कि जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर वो किसी को दे देते हैं, तो वो समझते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमारे एकेडमिक्स, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास और जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक वीक पॉइंट होगा। तो वो इसको देना, ये उनकी जिसे कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी है आप बेसिकली। हाँ। वो आप अपने एक सॉवरेन चीज़ जो आपने इतने सालों लगा के बनाई, वो आप किसी को दे दें, तो वो ये चीज़ तो वो नहीं करेंगे। वो डाउन ब्लेंड करने पे तैयार हुए थे। हुँ, अब अगर वो मोरेटोरियम लग जाता है, कुछ देर के लिए वो नहीं करते, तो ये मेरा ख़्याल है कि वो 20 साल का कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो फिर भी मुझे लगता है खतरा रहेगा। क्योंकि मोरेटोरियम पे ज़ाहिर बात है आईईए और बहुत सारे ममालिक की गारंटीज़ होंगी कि हाँ जी, वो इस वक़्त कुछ नहीं कर रहे। आईईए इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी कंटीन्यूअसली, कि वो जाके चेक करते रहें, ये कुछ कर तो नहीं रहे। अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि 20 साल मोरेटोरियम हो और प्लस उनका एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास रहे, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। जहाँ पे 10 साल का मोरेटोरियम हो, 15 का हो, 20 का हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये उनको बड़ी बेहतर लगेगी, अदर देन लूजिंग पार्ट ऑफ देयर ओन सॉवरन न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि उन लोगों ने बड़ा मेहनत करके किया है। इससे एटलीस्ट उनकी वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो भी ठीक रहेगी, जो उनकी लीडरशिप की कुर्बानी है वो भी वो समझते हैं रायगा नहीं जाएंगी, और प्लस एक ब्रीदिंग इकोनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस, ग्लोबल आइसोलेशन खत्म होगी, मेन स्ट्रीमिंग होगी। तो वो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को जारी बात है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये हमने देखा है इन दोनों ममालिक की यानी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रही है और नोइंग कि उनके अपने प्रॉब्लम के हैं डोमेस्टिक ऑर्डिंग के सामने। इस बीच में ईरान को बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि लगता यह है कि चाहे ट्रंप हो या ईरान हो, ये किसी भी डील की सूरत में को मेडल्स लेके वापस जाना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑर्डिनेंस के सामने। तो ऐसी बीच की राह क्या हो सकती है? फॉर इंस्टेंस ये नुकता जो मैंने अभी अर्ज किया, ये समहाउ एक बड़ा एमिकेबल सा सोल्यूशन दिखाई देता है। व्हाट एल्स ईरान के लिए क्या होगा? देखिए, ईरान के लिए जो मोटी चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि उसको परमानेंट जो जंगबंदी मिले, हम्म। कि उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने ये पहले आपको बात बताई थी कि ईरान का डिटरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। ईरान हम्म। की डिटरेंस अब खत्ते में नहीं रही। ईरान की अपनी कैपेबिलिटी किसी खतरे को रोकने की, जंग को रोकने की, वो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग अदर कंट्रीज है, और इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग जो ग्लोबल सप्लाई चेन उसको रोकने में आती है। उससे ये उनको नुकसान पड़ता है कि उनके रीजनल ताल्लुकात खराब होते हैं, दूसरे मुल्कों को सवाल जवाब करना पड़ता है, दुनिया उन पे क्वेश्चन मार्क करती है, तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो वो चाहता है कि परमानेंट जंग उसके ऊपर हमला ना हो, क्योंकि डिटरेंस नहीं है। और दूसरा, वो जारी बात है, अगर उनके एसेट्स उनको फ्रीज मिल जाए, वो मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, इकोनॉमिक ऑप्शंस उनके लिए खुल जाए, उनके लोगों तक टेक्नोलॉजी की एक्सेस आ जाए, तो वो समझते हैं कि वो बहुत कुछ और कर सकते हैं। और अब जारी बात है, ईरान के अंदर एक लीडरशिप भी चेंज जरूर मौजूद है। अब भले वो वही लोग हैं, वही सारा कुछ है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तब्दीली जारी बात है सोच में आती है, चीजें बेहतर होती हैं। गो कि ये तस्वर किया जाता है कि अच्छा जो डॉक्टर साहब, मौजूदा एक इसी नुक्ते से लीडरशिप जुड़ा है वो एक देखें, हमने ये भी एनालिसिस करना है ना कि क्या हासिल करेगा बदले में अगर बिलफर्ज, जो कि ईरानियन मीडिया क्लेम कर रहा है, आर्जी तौर पर तेल के ऊपर जो पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से वो हटती हैं अगर, तो उससे पाकिस्तान कैसे मुस्तफीद हो सकता है और कितना हो सकता है?
देखें, हम भी ज़ाहिर बात है एनर्जी स्टार्व्ड नेशन है, 250 मिलियन की आबादी है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी, अगर कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमें ज़ाहिर बात है अगर सस्ती एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए और जिस तरह आपने देखा है कि हमारी पोर्ट्स दोबारा एक्टिवेट हो रही हैं, हमने ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस थे वो कम किए हैं, हम अब दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अल्टरनेट हमने अपने ऑप्शंस जो हैं वो सामने लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर जो है वो सिचुएशन डेवलप होगी जिससे अगर ईरान रेलेवेंट होता है, इकोनॉमिकली मेनस्ट्रीम होता है, तो देखें चाइना इस वक़्त ईरान से क्या चाहता है एनर्जी, तो हमें भी वो ज़ाहिर बात है एनर्जी मिलेगी, मार्केट्स खुलेंगी, आपका बलूचिस्तान के अंदर दोबारा तरक्की होगी, रिवाइवल होगी मार्केट्स की, जो बॉर्डर मार्केट्स थी, जो ट्रेड इलीगल हो रही है या इनफॉर्मल हो रही है, उसको आप मेन स्ट्रीम कर पाएंगे, हुकूमत उससे टैक्सेस ले सकती है एंड अबव ऑल देखें ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग, हमारी रेपुटेशन का बेहतर होना, अब हमें बहुत और फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है, हमें ऑस्लो ऑफ द ईस्ट, मैं तो अगले दिन मैंने एक अपना पॉलिसी जी पेपर जी। अपने थिंक टैंक स्नोबर इंस्टीट्यूट में लिखा और मैंने कहा जी हम तो ऑस्लो ऑफ द ईस्ट हैं, तो हमारा बेसिकली देखिए आपको परसेप्शन मैनेजमेंट में आपको बड़ा टाइम लग जाता है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट आपकी बड़ी जबरदस्त हुई है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दी ओनली थिंग इज कि हम क्या इनको ग्रैब कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली या नहीं वेरी कर ट्रू, सकते, वेरी ट्रू। या हमने जो पहले अपॉर्चुनिटीज आई थी जिस तरह उनको जाया किया ये भी उसी तरह जाया हो जाएगी। सो दीज आर वेरी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि हमारे इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के चैलेंजेस भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है जो कि अब बेहतर नजर आ रही हैं दोनों चीजें, लेकिन फिर भी किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप, तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे, हमें से चल फायदा कैसे उठाना है, ये लॉन्ग टर्म हम जो एक जो जो आप इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क बन सकें। पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके ऊपर तो आप बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा इंडियन हॉस्टिलिटी वाला एलिमेंट भी है ना। रिसेंटली जो उनके आर्मी चीफ बात कर रहे हैं जोग्राफिया की, अजीब बात वो कर रहे हैं डिस्पाइट जो कुछ पिछले साल हुआ मार्का हक में। ये सिर्फ लोकल ऑडियंस को प्लीज करने की एफर्ट है या दिस इज व्हाट इंडिया इज नाउ, यही है भारत अब असल चेहरा उसका? देखिए, ये प्रॉब्लम इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के साथ ये आया है कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए सारा दिन काम करते रहते हैं। हम्म। और ये कोई दिस इज़ नॉट जस्ट अ सेंटेंस या कोई थॉट नहीं है, ये हकीकत है। आप देखें ना कि इंडियन जो आर्मी चीफ है, वो कभी किसी मंदिर जा रहे होते हैं, वो कभी किसी ऐसी जगह जी जा जी। रहे होते हैं जहाँ पे वो जो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट लॉबी है उसको कन्विंस कर रहे हैं। और दूसरा एक इंडिया के अंदर एक और बड़ी चीज़ है कि जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है उसका दिल करता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के करीब आऊं, मैं नया सीडीएस भी बनने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि नॉर्मली सीडीएस जो है वो आर्मी से लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, वो ज्यादा पिच कर रहे हैं अपने आप को इंडियन लीडरशिप के करीब कर रहे हैं कि देखें हम जो है वो, और फिर आपको पता है रिटायर होने के बाद ये दोबारा पोजीशन मिलती है, तो ये चीजें हैं। और दूसरा एक आप देखें ज्यादा जो रोल प्ले किया जाता है इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल क्लास करती है, और हम्म। मिलिट्री को तो बताया जाता है आपने क्या करना है, मिलिट्री की ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं है इंडिया के अंदर। तो आपको वो लगेगा नहीं, वो इंतजार करते रहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर क्या कहेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है समटाइम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर समटाइम या लीडरशिप फैसले नहीं करती, तो ये ज्यादा फिर इसी तरह की वेरी ट्रू। रेटरिक और ये चीजें, हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, मतलब हाइपोथेटिकल बातें, फौज को इंगेज करते रहना। देखें इनकी हुआ यह है कि मोरल बहुत कम हो गया था पिछले साल, आर्मी का, एयरफोर्स का, वो मोरल कैसे ठीक करना है, तो फिर आपको दोबारा, और आपने निचले लेवल पे जो सोल्जर हैं, जो जी 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 ऑफिसर्स हैं, जी जी। उनको कैसे गेयर अप करना है कि भाई पाकिस्तान के साथ लड़ना है। तो यही चीजें हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी शुरू कर दी थी, वो अगेन एक कॉन्फिडेंस था अपनी फौज को कैसे बताना है कि भाई हम जाना ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, ये जो हमारे साथ मई में हुआ था हम उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे अगली दफा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर या तो ये अपनी अपनी जॉब नहीं सिक्योर कर रहे हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, बीजेपी की जो राइट विंग ऑडियंस है वो इनका एक बड़ा टारगेट है। और क्योंकि जैसे आप इमेजिन करें डॉक्टर जे शंकर जैसे बंदे को अगर किताबें लिखनी पढ़नी शुरू शुरू हो जाए कि जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो प्लीज करें और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करें, हम्म। तो जारी बात है सीडीएस एंड बाकी भी सारे इसी तरह ही जो है वो मसरूफ रहते हैं इन बहुत चीजों बहुत में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, ठीक है हमें आपने आज वक्त दिया, इस मामले पर बात की आपने।
मुकामी सियासत का जिक्र करें तो यहाँ 28वीं तरमीम की खबर आती है, फिर पता चलता है नहीं अभी ज़ेर गौर नहीं है। वोटर की उम्र बढ़ाने की बात होती है, अगले रोज़ मालूम होता है कि ये तो सिर्फ अफवाह है, तजवीज़ की हद तक है। लेकिन क्या वोटर की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए? इससे फ़ायदा किसे होगा और ये ख्याल अब ही क्यों आ रहा है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज बड़े अरसे बाद मुल्की सियासत पर बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे प्रोग्राम ईरान अमेरिका जंग के गिर्द ही रहे, पूरी दुनिया का मुस्तकबिल उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ इंटरनली सियासत में भी हलचल है। अब 28वीं तरमीम की कहानी हम सुन रहे हैं, क्या आ रही है? तारड़ साहब यहाँ पे आए थे आज़म तारड़ साहब लाहौर में चंद रोज़ पहले कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर अभी नहीं है, लेकिन 27वीं के बाद 28वीं आएगी। फिर राना साहब एक प्रोग्राम में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, 18 से 25 बरस। अगले रोज़ ही उन्होंने फिर एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की और कहा कि नहीं, एक राय ज़रूर है लेकिन ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। आज तारड़ साहब ने भी कहा कि नहीं ये अफवाह है। लेकिन इस्लामाबाद से जो खबरें हैं वो यही बताती हैं हमें कि 28वीं तरमीम खिचड़ी पक रही है और इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, चाहे सूबों के शेयर का मामला हो, NFC का मामला हो, या फिर वोटर की उम्र बढ़ाने का मामला हो। कई ऐसी खबरें भी हैं जो नाकाबिले यकीन हद तक मानी खेज लगती हैं, लेकिन उनमें हकीकत दिखाई नहीं देती। तो सबसे बड़ा मसला जो आवाम की दिलचस्पी का है वो है वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ या उस पर गौर भी क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया में मैंने जायज़ा लिया, 86% ऐसे ममालिक हैं 230 ममालिक में से जहाँ पे उम्र 18 बरस ही रखी गई है। UAE और चंद एक ऐसे ममालिक हैं 5-6 जहाँ पे उम्र 25 बरस या 21 बरस रखी गई। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं अर्जेंटीन और ऑस्ट्रिया जैसे जहाँ पे 16 बरस की उम्र में भी वोट दिया जाता है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे यूथ बल्ज दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नौजवान यहाँ पाए जाते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड वोटर की तादाद देखें पाकिस्तान में, जो कि 12 करोड़ के आसपास बनती है, तो उसमें से भी जो 18 से 45 बरस की ब्रैकेट है वो 8 करोड़ के करीब चली जाती है। तो ये जो 18 बरस की ब्रैकेट अगर ख़त्म करते हैं तो 3-3.25 करोड़ वोटर ज़ाया हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या PTI मसला है, उनकी मकबूलियत मसला है, या जो राना साहब ने कहा कि अगर मेंबर ऑफ असेंबली 25 बरस का तो मुंतखब करने वाला भी 25 बरस का होना चाहिए। इसके ऊपर एक दलील ये भी है कि गाड़ी आप चलाते हैं 18 बरस की उम्र में लाइसेंस मिलता है, तो फिर बैठने के लिए भी 18 बरस होनी चाहिए। हालांकि आपके CSP अफसरान हों, सरकारी अहदेदारान हों, मुख्तलिफ फोर्सेज में भर्ती होने वाले लोग हों, उनकी उम्रें 18, 21, 22 बरस के आसपास रखी जाती हैं। तो इसके ऊपर बात के लिए आज मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कानूनदान जनाब शफकत अवान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला भी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए होगी, ये पीपल्स पार्टी भी क्या इससे इत्तफाक करती है कि वोटर की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए? ये तो बहस ही नहीं ना कि तजवीज़ ज़ेर गौर है या नहीं। मैं सिर्फ आपका नुक्ता नज़र जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ 18 साल की उम्र में एक ऐसी उम्र है जहाँ पर आप कानून और आइन के मुताबिक भी एक एडल्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है, आप अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं और आप एक पढ़ाई के एक लेवल तक भी पहुँच जाते हैं। दुनिया भर में इस वक़्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर कौमी सतह के ऊपर जो वोटर की एज है वो 18 साल से बढ़ा के 25 साल या इवन 22-23 साल करीब हो। ऐसा दुनिया में कोई सोवरेन मुल्क नहीं है। हाँ, कहीं छोटे लेवल पे, लोकल लेवल के ऊपर कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई उम्र हो तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक़्त ऐसा कोई सोवरेन मुल्क नहीं है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये किसी की अपनी आरा है कि होना चाहिए, तो ये मैं समझती हूँ कि इसके पीछे उनके शायद कोई अवामिल हों या उनकी कोई रीज़निंग हो, बट देयर इज नो प्रॉपर रीजन कि आप वोटर की एज बढ़ा के 25 साल कर दें। इसका मतलब है फिर आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी 25 साल में दें, फिर आप उसके बाद बैंक अकाउंट भी 25 साल में खोलें, ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल में दें। तो ये प्रपोजल ना फीजिबल है ना एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शफकत साहब, आपको क्या समझ आई? क्योंकि मैंने देखा जुनैद अकबर साहब सूबों के हक में तो हैं कि ज्यादा सूबे बने, लेकिन यहाँ वोटर की उम्र बढ़ाने पे PTI को हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे मुहर्रकात? अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शायद शोशा छोड़ा जा रहा है, कुछ और चीज़ें इससे बड़ी करवानी हैं और ये उम्र का एक शोशा छोड़ा गया है कि लोग इस तरफ तवज्जो करें। अदरवाइज़ ये कोई बात मंतक के मुताबिक समझ नहीं आती कि आप 18 साल की उम्र को 25 तक ले जाएं, जब 18 साल का बंदा हर काम कर सकता है, वो बिज़नेस अपना संभाल सकता है, वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है, वो बड़े बड़े जो साइन कर सकता है, एग्रीमेंट साइन कर सकता है, इवन के वो पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट हो सकता है और वो कमान संभाल सकता है, वो
बतौर पायलट भर्ती हो के जहाज़ उड़ा सकता है, वो शादी कर सकता है, वो सारे दुनिया के अमूर चला सकता है, तो क्या वो मैच्योर इनफ नहीं है कि वो अपने लिए एक अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सके? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने जो नौजवान हैं उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि उनके पास इतना शऊर नहीं है? हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नौजवान बहुत बाशऊर है और वो बहुत सारे शहरियों से, बाकी मुल्कों के शहरियों से बेहतर है। तो आप उनके साथ करना क्या चाह रहे हैं? इससे पहले लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो आप प्लीज़ नौजवानों को यहाँ पे रोकें, ना कि उन्हें ये एहसास दिलाएं कि नहीं आप तो इस काबिल नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई ये दावा करती है कि नौजवान उनके साथ ज्यादा तादाद में है तो वो नौजवान वोट डालने के अहल ना रहें? कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा इनकी सोच यही है। लेकिन जामी साहब, ये अगर एज लिमिट 60 साल भी कर दें, 70 साल भी कर दें, तो फिर भी रिजल्ट तो सेम रहने हैं। इमरान खान तो 5 साल के बच्चे के दिल में भी है, वो 15 साल के बच्चे के दिल में भी है, और वो 80 साल के बुजुर्ग के और 90 साल के बुजुर्ग के दिल में भी है। वो तो आप एक आज़ादाना इलेक्शन करवा लें मुल्क के किसी हिस्से में, और बेशक 50-60 साल लिमिट रख दें, एज लिमिट, तो रिजल्ट तो सेम आएगा। इससे तो कुछ भी नहीं इनको हासिल होगा, सिवाय इसके कि अपना नौजवान वो बददिल होगा। अपना जो हमारा नौजवान है उसके अंदर ये एहसास महरूमी आएगा कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपना नुमाइंदा भी मुंतखब कर सकूँ। तो कम अज़ कम ये काम ना करें अपनी नौजवान नस्ल के साथ। बाकी वोट इनके वही रहने हैं जो हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। वो 15, 25, 30, 35 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे साथ रहें शर्मिला साहब, ये जी मेरे साथ रहेंगे। शर्मिला साहब, मैं देख रहा था बिलावल साहब वो कह रहे थे कि आईनी तरमीम जो है प्रपोज या आने वाली, वो कोई भी उनसे फॉर्मल या इनफॉर्मल अभी तक मुशावरत नहीं की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर भी नहीं हो सकती और किसी एक जमात के पास का काम भी नहीं है। सो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को अभी तक किसी ऐसी तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड नहीं किया, प्रॉपर फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुई। इज इट ट्रू? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, अगर किसी की अपनी कोई जाती आरा है या कोई जाती ख्वाहिश है, वो अपनी जगह है। लेकिन पीपल्स पार्टी से किसी ने इस इशू को ना डिस्कस किया। ये हम मीडिया के जरिए सुन रहे हैं और आप इस पे शो कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये प्रपोजल ज़ेरे गौर भी नहीं है। दिस इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। यहाँ पर इतने सारे दूसरे बड़े इश्यूज हैं। अभी बजट बनना है, IMF की कंडीशनैलिटीज होनी है, पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो दे आर स्काई रॉकेटिंग, गरीब आदमी परेशान है। 50% से ज़्यादा जो कौम है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। आप किस तरीके से फंडिंग करेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लेके चलेंगे, क्या होगा? आपकी डिफेंस फंडिंग बढ़नी है जो कि वक्त की ज़रूरत है। इस सिनेरियो में दिस इज नॉट इवन अ डिस्कशन। बिल्कुल ठीक, लेकिन राना साहब भी कह रहे थे कि कोई वफाक को चलाने के मसाइल हैं। इशारा उनका NFC की जानिब था, मालियात के मामले के ऊपर था, कुछ हल्के ये भी इस्लामाबाद में समझते हैं कि BISP को शायद सूबों को दे दिया जाए। तो कुछ अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी? वाकई वफाक को मसाइल हैं मालियात के हिसाब से? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया BSP के हवाले से। आज ही मैंने खबर सुनी है और पढ़ी भी है कि IMF जो डिस्कस कर रहा है आज की तारीख में, शायद उनकी मुलाकातें भी हुई हैं BSP के ऑफिशियल से भी और दीगर लोगों से भी, और उन्होंने कहा है कि BISP की जो क्वार्टरली जो रकम जाती है उसको बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया जाए। तो वो तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि देनो कि इस वक्त 50% जो आबादी है वो गुर्बत की सतह के नीचे है, और मजीद जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो खुदा न खास्ता डर ये, खौफ ये कि इस मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा खदशा है। इस पे रिपोर्ट्स भी शाये हुई हैं कि 2050 तक बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो जाए। ये ऑलरेडी अ वाटर स्टार्व्ड कंट्री। तो इस सिनेरियो के अंदर तो मैं समझती हूँ कि सोशल प्रोटेक्शन सेफ्टी का एक ही वाहिद ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए, उसके जरिए लोगों को मदद करनी चाहिए। एंड दिस इज अ सपोर्ट। ये कोई, जिस तरह अक्सर लोग इसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये कहते हैं कि जी आपने भीख दे दी, आपने फला कर दिया, ये सपोर्ट है। इट इज़ अ सपोर्ट टू द हाउस होल्ड। इसमें बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, इसमें बेनज़ीर तालीम का प्रोग्राम है, इसके अंदर बेनज़ीर हुनरमंद का प्रोग्राम है। इसमें लोगों को आप स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को आप अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज जस्ट नॉट अ कैश ट्रांसफर। 2022 के सैलाब के अंदर फौरी तौर पे लोगों को इमदाद कैसे पहुंची? BISP के जरिए, उसके डेटा के जरिए, बिकॉज आपके पास डेटा था, और गरीब से गरीब तर लोग, खानदान इसके अंदर एनरोल होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगेन दिस शुड नॉट इवन बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन एट दिस पॉइंट इन टाइम।
बिलखुसूस जहाँ पर इस कौम के करोड़ों लोगों को, करोड़ों घरानों को बीएसपी सपोर्ट देता है। बिल्कुल ठीक। शफकत साहब, इन तमाम तजावीज़ से आपको भी, आपकी पार्टी को भी इख्तलाफ है, लेकिन जुनैद अकबर साहब सूबों के हक में हैं और बिलअमूम भी आपकी जमात के यहाँ नए सूबे और छोटे सूबों की मजीद जो है उसकी हक में आपके दलाइल मौजूद हैं। पार्टी आपकी जो है वाकई नए सूबे चाहती है, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें जिसके हक में नहीं है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी या नून लीग। देखें, जो नए सूबे हैं वो बनने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल इसके हक में। मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी जून 2022 में, व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा। तो उन पर मेरी कोई डिस्कशन हुई, तो उस वक्त भी वो यही कह रहे थे कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यूनिट्स जो हैं वो छोटे बने, यहाँ तक लोगों की रसाई बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो जितने छोटे सूबे बनेंगे लोगों के लिए इतनी आसानी होगी, इतने इंतज़ामी मामलात अच्छे तरीके से चलेंगे। तो खान साहब की भारत सोच उस पर मौजूद है और वो भी यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बने ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नए सूबे बनने के हक़ में है और बनने चाहिए नए सूबे ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल भी 28वीं तरमीम के साथ ना जोड़ा जाए कि हम कोई खुदा न खास्ता 28वीं तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें जो मटेरियल होगा उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सूबे बनने के हक़ में हम बिल्कुल हैं और बनने चाहिए। शर्मिला साहबा, ये एक अरसे से ख्वाहिश भी है, ख्याल भी है, हर दौर में इस हवाले से डिबेट भी होती है, टीवी पे प्रोग्राम भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं। पीपल्स पार्टी इस बारे में ख़ास राय रखती है, नून लीग भी अंदर से कुछ ऐसी ही ख्याल रखती है। नए सूबों के ऊपर पीटीआई अलबत्ता सिस्टम की जो ख्वाहिश है उसकी हामी है। आप लोग इसके बारे में हमेशा अदर वे अराउंड अप्रोच रखते हैं, क्या वजह उसकी? देखिए जी, हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर नए सूबे बनने हैं तो उसका आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है। उस सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से वहाँ एक करारदाद पास करेगी, फिर वो नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद होगी। तो इसका एक तरीक़ेकार है ना। अब पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के हवाले से पंजाब असेंबली एक करारदाद जी जी जी। पास करा चुकी है। तो अगर शुरुआत करनी है तो फिर पंजाब से बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई सूबाई असेंबली किसी सूबे की ये चाहती है कि वहाँ मज़ीद सूबे बने, इसमें तो कोई मेरी मंशा या आपकी मंशा, मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं बनेंगे ना सूबे, क्योंकि आप चाहते हैं और आपका दिल चाह रहा है और आप समझते हैं या आपकी राय है। ये तो आइन के मुताबिक ये मुल्क चलता है ना, तो आइन के मुताबिक तो फिर एक तरीक़ेकार दर्ज है, वरना तो अफरा-तफरी फैल जाएगी। आप ज़बरदस्ती किसी सूबे के अंदर आप मज़ीद सूबे बनाने की बात करेंगे या तजवीज़ करेंगे या कोशिश करेंगे, तो वहाँ के लोग रेज़िस्ट तो करेंगे इफ दे डोंट वांट इट। पंजाब में हो चुका है तो शुरुआत करें साउथ पंजाब से, वो तो कब से करारदाद पास हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। शर्मिला साहबा, आप चूंकि तशरीफ रखती हैं प्रोग्राम में, तो इन दिनों एक और मसला है पूरी कौम के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये पिंकी मैडम कहाँ से आई हैं, क्या कर रही है सिंध सरकार इस सिलसिले में, ये तो आज बताएं नाज़रीन को। जामी साहब, ये तो आप शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जी। जो सिंध में कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन है, कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इस ना सिर्फ सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में से मुनशियात का खात्मा हो। वो अगर ना बैठती और ये अहकामात जारी ना करती, और अहकामात भी ऐसे कि जिसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस, तो ना शायद पिंकी गिरफ्तार होती, ना कोई और ताने बाने नजर आते, ना कोई ये क्रैकडाउन होता। तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब ये देखा, क्योंकि उनको शिकायतें भी मौसूल हो रही थी, उन्होंने अपने इर्द-गिर्द भी देखा, हम भी उनसे कहते थे और बाकी लोग भी उनसे तवक्को रखते थे। हालाँकि ये शायद शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, लेकिन यहाँ तो बड़ी-बड़ी फोर्सेस बैठी हुई हैं, चीज़ें हैं। हम यहाँ वफाक के अंदर बहुत दफ़ा हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर बैठ के हमने ये ड्रग्स की इशू जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और इवन स्कूल्स की प्रेमिसेस के अंदर बिक रहे हैं, और हमने ये सवाल भी उठाए हैं, हमें यहाँ ब्रीफिंग भी दी गई है। शर्मिला बीबी, ये देखें, है तो अच्छी बात, है तो अच्छी बात, लेकिन मैं शफकत साहब आपके पास आता हूँ, जरा मैं शर्मिला साहिबा से दो सवाल और पूछ लूँ। है तो अच्छी बात है पेरेंट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना वसी नेटवर्क और इतने ताने बाने, मेरे पास कुछ लोगों की फहरिस्त भी है, शोबिस के लोग हूँ, सियासतदान हूँ, ब्यूरोक्रेट्स हूँ, किसी पुष्ट पनाही के बगैर इतना बड़ा नेटवर्क चल नहीं सकता ना, दिमाग नहीं मानता। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि ये जो अनमोल उर्फ पिंकी हैं, ये पेशी के मौके पर कल भी और आज भी जो बातें कर रही थी,
वो भी बड़ा अहम सवाल है। वो कहती है मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के हवाले से स्टेटमेंट दूं मैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है एंड इट्स अंडरस्टूड कि इतना बड़ा अगर सिंडिकेट चल रहा है, माफिया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो पुश्मनाई है ना, और एक नेक्सस होगा, कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली होगी, कहीं ना कहीं और बार असर अफराद भी मिले होंगे। ये तो हकीकत है, इस मुल्क में जितने भी माफिया चलते हैं, मैं तो ये जो सीमेंट माफिया है या ये जो पेट्रोल माफिया है, ये सब चल रहे हैं ना, नेक्सस, सारा नेक्सस है ना। तो ये भी तो ये तो एक ऐसी चीज है जो एक जहर है जो आपके मुल्क में आपकी जो सबसे कीमती एसेट्स हैं, आपकी आपकी यूथ, आपके बच्चे, उनको तबाह कर रही है। तो जाहिर ही बात है एंड इट्स इजी मनी ना, वी ऑल नो इट्स इजी मनी, बिल्कुल ठीक। और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन बात यह है, जब आप जराइम का खात्मा करने निकलते हैं, तो फिर उस जराइम को जो सपोर्ट कर रहा है, जो फंड कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, या जो उसके ताने बाने जहां जहां जाके मिलते हैं, आपको सबको खत्म करना है। और अगर बेड़ा उठा लिया है तो फिर उठा लिया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जामी साहब, कि अगर इस मुल्क में आपके एटमी असासे हैं और आप उसे अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो आपके बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे, इस कौम का मुस्तकबिल है। आपको उसी तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना है, और ये एक ऐसा अल्लाह जहर करे है ऐसा जो हो। इनको खोखला कर रहा है, इनको खत्म कर रहा है। अल्लाह करे इसमें ऐसा तो हो। हम में से किसी को कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस, दिस नीड्स टू एंड। और जो भी इसमें मुलव्वस हैं, चाहे कहीं दूर से भी हो, सपोर्टर्स, अबेटर्स, जो भी, उनको कड़ी से कड़ी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शमीला साहब। अब शफकत साहब की बारी है, उनसे मैंने यही सवाल रखना है कि बनी गाला का दबाव डाल रहा है और ये पिंकी है कौन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद शफकत साहब मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शफकत साहब, मैंने मौजूद छेड़ा था ना, ये पिंकी का, अनमोल उर्फ पिंकी का, पूरे पाकिस्तान की नज़र इसके ऊपर है, और जो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो बातें हो रही हैं, अनबिलीवेबल हैं। बट ये जो बात थी बनी गाला वाली, वो उसने बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ भी कही और बाहर भी कही। जो हुकूमत है वहाँ की, वो तो उससे कोई और बयानियाँ रखती है। पिंकी अब भी क्यों मंजर आम पर आई है? ऐसी तो कई पिंकियाँ होंगी। देखें, ये पिंकी जो पिंकी हो रही है पिछले 5 दिन से, मुझे तो कोई 28वीं तरमीम के और पिंकी के आपस में बड़े गहरा गठजोड़ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई मामला आके निकलेगा तो 28वीं तरमीम वाला ही निकलेगा। लेकिन देखें, वो एक क्रिमिनल है और वो जो बात कर रही है उस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो कोई इतनी रिलायबल नहीं है कि उसकी बात को मान लिया जाए। लेकिन एक बात हकीकत है कि इस मुल्क में हर घिनौने से घिनौना खेल खेला गया इमरान खान के ख़िलाफ़, और मेरा अल्लाह है जिसने सबको झूठ सामने ले आया इनका और इमरान खान को सच्चा साबित किया। ये बिल्कुल बात हो सकती है कि शायद उस पिंकी पे भी दबाव डाला जा रहा हो कि वो भी किसी तरह खान साहब को भी इस मामले से जोड़े। इससे पहले इद्दत केस, इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस, इससे पहले लेकिन आप ये देखें ना शफकत साहब, बुरी तरह ये आप देखें ना, जैसे ही उसने, आपको नहीं लगता, आप एक बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं कि एक इतने वसी नेटवर्क की हामिल खातून अचानक बनी गाला का बयान देती है और उससे हमदर्दियां समेटती है। आपके जमात के हामी कल उसे एग्जेनरेट कर रहे थे ऑलमोस्ट, कि देखें जी ये तो इसके ऊपर क्या नहीं, हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं लगता कि ये एक क्रिमिनल माइंड की सेटअप एक खातून जो कोकेन क्वीन कहलाती है, बिल्कुल हो सकती है। वो जानते दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, जानते बूझते उसने ऐसी स्टेटमेंट दी जो सिंपथीज जामी साहब, मैं एग्री करता हूँ आपसे, मैं जामी साहब आपसे एग्री करता हूँ कि मे भी उसका ये ख्याल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मैं हमदर्दियाँ समेट लूँ, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ एक ऐसी क्रिमिनल लेडी के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। वेरी ट्रू, नहीं होनी चाहिए। प्रामा फिशाई यही साबित हो रहा है। देखिए, फिर तो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि वो गलत थी या नहीं, लेकिन प्रामा फिशाई वो एक क्रिमिनल औरत है जो ड्रग्स की डीलर है, तो हमारी तो हमदर्दियाँ उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि खान साहब को इसके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इस पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में क्या क्या खेल नहीं खेला गया इमरान खान के खिलाफ, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को शफकत साहब, बिलफर्ज अगर मैं आपकी ये बात बिलफर्ज ये बात मान भी ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है उससे? जैसे कि आप खुद बयान कर रहे हैं कि फलां केस, इद्दत केस, ये केस, क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं, आप बिल्कुल ये ना समझें कि पिंकी के ये कह देने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंकी के साथ खड़ी हो गई है। हम एक क्रिमिनल
ड्रग डीलर को बिल्कुल भी ओन नहीं करते और उसकी लिए कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ। ठीक। अच्छा, अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि आपको लग रहा है कि बड़ा गहरा गठजोड़ है जो आ सकता है सामने पिंकी के मंजर आम पर आने से जुड़ा हुआ और 28वीं तरमीम से। मैं ज़रा नाक़िस अकल रखता हूँ, तो ज़रा रहनुमाई तो फरमाए, तो कहना की चाह रहे हो? वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसका कराची से पकड़े जाना और सिंध वालों का 28वीं तरमीम में रोड़े अटकाना। जामी साहब, आप फिर समझते तो हैं सारी बातें कि वहीं से 28वीं तरमीम के नाकदीन हैं, मुखालफीन हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और वहीं पे पिंकी का मंजर आम पे आना इस टाइम पे, ये टाइमिंग जो है ना, ये मशकूक कर रही है चीज़ों को। यानी पिंकी के बगैर नहीं मना सकते वो पीपल्स पार्टी को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिंकी या किसी सनी का कोई चक्कर चलेगा, तो तभी ऐसे तो पीपल्स पार्टी के लिए 18वीं तरमीम को रोल बैक करना और नए सूबों के लिए राज़ी हो जाना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें आसानी से मानेगी, इसलिए पिंकी शिंकी की ज़रूरत होगी। अच्छा, इससे पहले जब तरामीम आई हालिया गवर्नमेंट के अंदर, तो एटलीस्ट मौलाना ने पीटीआई को ऑन बोर्ड रखा। मुझे याद है बिस्टर गौहर भी साथ जाके बैठा करते थे। बाद में मसाइल जो है वो अब एक तारीख बन चुकी। तो अब की बार क्या मौलाना ने आपको याद नहीं किया, या हुकूमती सतह पर कोई आपको नई तरमीम के हवाले से ऑन बोर्ड किया गया? देखें, मेरी बात सुने, मौलाना साहब को तो 27वीं में भी आउट कर दिया था, उन्होंने 27वीं में भी नहीं पूछा मौलाना साहब को। अब तो वो क्यों पूछेंगे मौलाना साहब को, हमें कोई क्यों पूछेगा? नहीं, देखें, इसलिए किसी से कोई राब्ता नहीं कर रही गवर्नमेंट। नहीं, 26वीं जब आ रही थी, मौलाना के घर डेरा लगा होता था, पीटीआई के वफ्द की आनियां जानियां थी, देखिए जामी साहब, उस वक्त मौलाना साहब की ज़रूरत थी, मौलाना साहब की ज़रूरत थी, तो वो उस वक्त उनके घर जमघटा होता था, सारा कुछ उनको एक लीडर उठता था तो दूसरा आ जाता था। फिर उनकी ज़रूरत नहीं रही 27वीं में, तो उनको पूछा नहीं। अब 28वीं में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको नहीं पूछेंगे, और इस तरह ये बिल्डोज करके तरामीम करवाएंगे। तो 28वीं अगर आती है तो पीटीआई फिर सरापा एहतजाज होगी, या बस खामोशी ना चुपका के बैठ जाओगे? क्यों नहीं होगी जी, हम तो हर आम हैं सरापा एहतजाज, और हर वक्त हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा, आपका और मौलाना का क्या बना शफकत साहब? बार बार आप करीब गए, इत्तेहाद बनने की कोशिश हुई, फिर पता चला नहीं बात बनी। पहले अलीमीन गंडापुर साहब वजह बताए जाते थे, अब तो सुहेल आफरीदी हैं। तो मौलाना के साथ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कहानी जो है वो बीच रास्ते में क्यों टूट जाती है? नहीं, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं, लेकिन शायद मौलाना साहब का कोई अपना मोड है एहतजाज का और हमारा अपना है, तो हम मीटअप नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिशें जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफकत अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। यहाँ शर्मिला फारूकी साहबा ने बड़ी अहम बात की, ये हम कुछ अर्सा पहले भी बयान कर चुके थे। उन्होंने फ़रियाल तालपुर साहबा का जिक्र किया कि उन्होंने इसको एक्शन लिया। कायमा कमेटी बराए दाखिला की वो चेयरपर्सन है। मेरी इत्तला ये है कि उनके इल्म में कुछ ऐसे वाक़यात लाए गए इस कोकेन नामी नशे की वजह से, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा नौजवानों को, जो कुछ अहम रहनुमा थे उनकी घरों में भी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पुलिस ज़िम्मेदार उनके घरों में भी जो बच्चे थे। और जब ये मैटर उनकी नोटिस में आया तो देन थिंग्स बिकेम वेरी सीरियस। और फिर ये अगली कहानी है कि वो लाहौर से गिरफ़्तार होती है, कैसे पहुंचाई जाती है। एक वफाकी तहकीकाती इदारे ने, खुफिया इदारे ने उसको पकड़ा। लाहौर से ताने बाने भी उसके समझ आ रहे हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि ये एक साइड कैरेक्टर है, मरकज़ी किरदार अभी भी बाकी है। लेकिन इसका यूं मंजर आम पर आना, इसके मोबाइल से जो डाटा आ रहा है, जो मालूमात आ रही हैं, वो बड़ी होशरुबा और खौफनाक हैं। ये बात और ये कहानी तब पूरी होगी जब इस शख्सियत से जुड़े, इस खातून से जुड़े हर किरदार को मंजर आम पर लाया जाए, वगरना अवाम, पब्लिक एट लार्ज स्केप्टिकल रहेंगे, आईब्रोज उनकी उठती रहेंगी। वही जो माजी में भी होता रहा, कई एक ऐसे किरदार सामने आते हैं, 4 दिन मीडिया पे उनके ऊपर गुफ्तगू होती है, ट्रायल होता है, कोर्ट कचहरी लगती है, और बाद में वो मामला फिजल आउट हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। आई होप कि दिस टाइम विल बी मेड एन एग्जाम्पल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।